आखिर ऐसा क्या है कंप्यूटर में कि वो सोचता है, वो डिसीजन लेता है। जबकि सोचने का काम, डिसीजन लेने का काम तो हमेशा लिविंग ऑर्गेनिज्म करते हैं। लेकिन कंप्यूटर तो नॉन लिविंग है। ये कैसे सोचता है, ये कैसे डिसीजन लेता है? आस-पास कुछ भी नॉन लिविंग थिंग्स देख लीजिए, वो कोई डिसीजन नहीं लेता। उनके सारे प्रोसेसेस फिक्स होते हैं। फॉर एग्जांपल आप स्टोन ले लीजिए, स्टोन नॉर्मली फ्री फॉल कीजिए, फ्री फॉल किया और नीचे गिरा, इसने प्रोसेस किया। प्रोसेस भले किया, लेकिन इसमें डिसीजन मेकिंग नहीं है। यहाँ पे कोई थिंकिंग नहीं है क्योंकि इसका प्रोसेस फिक्स है। बटन ऑन किए, फैन चालू हो गया। प्रोसेस फिक्स है, भले वो प्रोसेस कर रहा है लेकिन फिक्स प्रोसेस कर रहा है, थिंकिंग इन्वॉल्व नहीं है, कोई डिसीजन मेकिंग नहीं है। कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि नॉन लिविंग थिंग्स डिसीजन लेते ही नहीं, सोचते ही नहीं। तो फिर कंप्यूटर कैसे डिसीजन लेता है, कंप्यूटर कैसे सोचता है जबकि वो तो नॉन लिविंग है? तो आखिर इतिहास में ऐसी कौन सी डिस्कवरी हुई, पूरा युग बदल गया, आज नॉन लिविंग थिंग्स भी सोचने लगे, नॉन लिविंग थिंग्स भी डिसीजन लेने लगे, वो है माइक्रो प्रोसेसर। तो आज की वीडियो में हम समझेंगे माइक्रो प्रोसेसर क्या है। सो लेट्स स्टार्ट। माइक्रो प्रोसेसर के साथ साथ हम इंटरफेसिंग भी समझेंगे, बहुत बेसिक सी चीज है इंटरफेसिंग। मेन फोकस माइक्रो प्रोसेसर पे ही रहेगा। दो चीजें, सबसे पहला तो माइक्रो प्रोसेसर, दूसरा इंटरफेसिंग। माइक्रो प्रोसेसर ध्यान से देखिए, दो वर्ड से मिलकर बना है, एक है माइक्रो और दूसरा है प्रोसेसर। माइक्रो का क्या मतलब होता है, स्मॉल, ठीक है, और प्रोसेसर का क्या मतलब होता है, थोड़ा सा ध्यान से देखिए। प्रोसेसर का मतलब क्या होता है, chip that has function of CPU like fetch, decode, store, control, कई सारी चीजें वन बाय वन समझते हैं। चिप क्या होता है, एक एक वर्ड का मीनिंग पता चलेगा, करना नहीं कुछ भी देख के। सबसे पहले चिप क्या होता है, ठीक है। चिप का मतलब होता है इंटीग्रेटेड सर्किट। भैया अब ये इंटीग्रेटेड सर्किट क्या है, इंटीग्रेटेड मतलब जुड़ा हुआ। हमारे आसपास हमारे ही रूम में बहुत सारे सर्किट्स हैं, बहुत सारे वायर्स हैं। सोचिए उतने बड़े सर्किट या उससे भी बड़े सर्किट बिल्कुल इतने बहुत इतने छोटे स्पेस में इंटीग्रेट कर देना, तो उस सर्किट को क्या बोलते हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट। चिप क्या है, इतना सा छोटा सर्किट जिसमें मतलब एक बिल्डिंग जितना सर्किट स्टोर हो, इंटीग्रेटेड सर्किट। अब देखिए फेच क्या होता है, फेच का मतलब डेटा को रिट्रीव करना, रीड करना या फिर डेटा निकालना। फॉर एग्जांपल ये है मेमोरी, ठीक है, और यहाँ पे कई सारे डेटा हैं, ठीक है। तो कंप्यूटर, ठीक है, कंप्यूटर क्या करता है, यहाँ से डेटा निकालता। जैसे फॉर एग्जांपल हम कुछ भी गूगल पे सर्च करते हैं, ठीक है, तो वहां भी डेटा रिट्रीव हो रहा होता है। तो मेमोरी से डेटा को निकालने को बोलते हैं फेच, ठीक है। डी कोड क्या होता है, डी कोड एक्चुअल में ये जो डेटा रिट्रीव करना है, डेटा निकालना या फिर डेटा स्टोर करना, ये एक्चुअल में जीरो और वन में स्टोर होता है, यानी बाइनरी लैंग्वेज में। बाइनरी लैंग्वेज क्या है, जीरो और वन ही यूज होगा। ऐसा लैंग्वेज जिसमें जीरो और वन यूज हो उसको बोलते हैं बाइनरी लैंग्वेज। जीरो वन क्या है, जीरो का मतलब होता है लो वोल्टेज और वन का मतलब होता है हाई वोल्टेज, ठीक है। बस इतनी सी बात। तो कोई भी डेटा स्टोर हुआ है वो जीरो वन में हुआ है, यानी लो वोल्टेज हाई वोल्टेज के फॉर्मेट में स्टोर हुआ है। अब उसको अगर डेटा रिट्रीव किया गया है तो किस फॉर्म में रिट्रीव होगा, जीरो वन में। लेकिन हमको कैसे दिखता है, हम गूगल पे नॉर्मली कुछ भी सर्च करते हैं, हमको तो अपनी लैंग्वेज में ही डेटा दिखता है। तो यानी कि ये जो जीरो वन वाला डेटा है ये हमारे लैंग्वेज में कन्वर्ट होता है, ठीक है। तो कन्वर्ट, जीरो वन को कन्वर्ट करना कि एक्चुअल में है क्या, जीरो वन हमको नहीं समझ में आ रहा, हमको इसको डिकोड करना पड़ेगा कि इसका मतलब क्या है। तो इसका मतलब निकालना, इसको डिकोड करना, यानी कि मीनिंग समझ लेना ही डिकोड है, जीरो वन को ही डिकोड करना, ठीक है। स्टोर क्या होता है, बस वही मेमोरी में स्टोर कर लिए। कंट्रोल क्या होता है, कंट्रोल का मतलब सिग्नल्स देना कि कौन सा प्रोसेस करना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मेमोरी से हमको डेटा कोई निकालना है, तो यहां से तो हम तो बोल दिए कि मान लो यहाँ पे डेटा है 100, हम तो बोल दिए 100, लेकिन क्वेश्चन है 100 का मैं करूं क्या, 100 ठीक है, क्या करूं 100 का, कुछ तो बताओ।
डिलीट करूं कि उसको हटाऊं कि अपडेट करूं, कुछ भी बताओ। तो यानी कि डेटा भी बता दिए प्लस जो अगली चीज बताई कि करना क्या है। वो जो करना क्या है ना, ये कंट्रोलिंग का काम होता है कि भैया को रीड करना है, मतलब डेटा रिट्रीव करना है, कि डेटा को अपडेट करना है। ठीक है, मतलब करना क्या है ये तो बता दो, ये होता है कंट्रोल। इसको ऐसे मान लो घर की दादी माँ, बस सब पे कंट्रोल करती है, तुम ये करोगे, तुम ये करोगे, तुम ये नहीं करोगे, तुम चप्पल पहन के घर के अंदर नहीं आओगे, बस सबको यही ज्यादा है किसको क्या करना है, किसको क्या नहीं करना है। उसी को बोलते हैं कंट्रोल। एलयू क्या है? बेसिक आपको पता होगा, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, जिसमें प्लस माइनस डिवाइड ये अर्थमेटिक ऑपरेशन है, प्लस लॉजिकल एंड और नॉट एक्सॉर ये सब ऑपरेशन है, और ये लॉजिकल का मतलब समझ गए, एंड और नॉट। ये हो गई इसकी बेसिक बातें। अब आइए आगे बढ़ते हैं। यहां से आपको क्या समझ आ रहा है, कौन कौन से वर्ड आ रहे हैं? एक तो आपको चिप, जो बेसिक इसका आप मतलब समझ गए। यहाँ पे एक और थोड़ा खतरनाक वर्ड लग रहा होगा, फंक्शन। अगर खतरनाक नहीं भी लग रहा होगा तो यहाँ खतरनाक है, ठीक है। फंक्शन का मीनिंग आपको जितने सिंपल पता है, यहाँ थोड़ा सा ट्रिकी है। फंक्शन का मतलब इसको तो बता दिए क्या है, ये पूरी इलेक्ट्रिकल चीजें हैं। नॉर्मली आप कोई सर्किट डिजाइन कर रहे हैं, उसमें वायर यूज करेंगे, सेमीकंडक्टर, कैपेसिटर, यही सब यूज करेंगे। तो ये तो पूरी इलेक्ट्रिकल पार्ट है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का पार्ट है। कुल मिला के बस इतना याद रखो, ये इलेक्ट्रिकल पार्ट है, ये इलेक्ट्रिकल चीजें हैं। और फंक्शन का, फंक्शन भी इलेक्ट्रिकल चीजें हैं? ना 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 ना, ये प्रोग्रामेबल चीजें हैं। ठीक है, ठीक है। प्रोग्रामेबल कहने का क्या मतलब है? फंक्शन मतलब तो यही सारे फंक्शन है, डिकोड करना, स्टोर करना, कंट्रोल करना, ये फंक्शंस है। लेकिन ये जो प्रोग्रामेबल मैं बोल रहा हूँ, इसका क्या मतलब? इसका मतलब देखो, अभी इससे पहले मैं बताया था कि कोई भी चीज हमेशा 0 1 में होती है। जब फेच का काम करवा रहे हैं, जब हम उसको बोलेंगे फेच करो, तो 0 1 में ही बोला जाएगा। तो कुछ ना कुछ इंस्ट्रक्शन तो देना पड़ेगा ना। लेकिन हम तो 0 1 में नहीं देते, प्रोग्रामर भी 0 1 में नहीं समझाता। प्रोग्रामर लिखता है कोड, मान लो कि उसने ऐड का एक कोड लिखा, ठीक है, यहाँ पे कुछ दिया, यहाँ पे कुछ दिया, दोनों को ऐड करना है, और इसके बीच में कुछ कोड लिख दिया, ठीक है। ये प्रोग्रामर का काम है। तो यानी कि ये जो कोड लिखा हुआ है, ये सिर्फ एडिशन करेगा। ये ऐड एडिशन का हुआ एक फंक्शन है। तो ये फंक्शन क्या है, कंप्लीटली प्रोग्रामिंग का पार्ट है। तो दो चीजें याद रखना है कि यहां से जो चिप है, चिप इलेक्ट्रिकल मैटर है, ठीक है, इलेक्ट्रिकल चीजें हैं, और फंक्शन प्रोग्रामेबल चीजें हैं। तो माइक्रो प्रोसेसर क्या है? अब यहीं से आप दिमाग लगाइए कि माइक्रो प्रोसेसर क्या है। सबसे पहले तो दो चीज, चिप, यहां से पहला कीवर्ड निकला चिप, दूसरा कीवर्ड निकला फंक्शन। जो है चिप क्या है, इंटीग्रेटेड सर्किट, जो कि रजिस्टर, ट्रांजिस्टर, वायर यूज हुआ सब बता दिया। और फंक्शन क्या होता है, ब्लॉक ऑफ कोड। कोडिंग किया रहेगा, एक ब्लॉक कोड, जो ब्लॉक ऑफ कोड जो किसी एक पर्टिकुलर ऑपरेशन के लिए ही लिखे गए, उसको बोलते हैं फंक्शन। ठीक है। अभी चिप ये क्या है, इलेक्ट्रिकल चीजें हैं, और फंक्शन क्या है, प्रोग्रामेबल चीजें हैं। तो माइक्रो प्रोसेसर का डेफिनेशन क्या पता चलती, इलेक्ट्रिकल प्रोग्रामेबल चिप कंटेनिंग फंक्शन ऑफ सीपीयू। अब आप समझ गए होंगे कि एक्चुअल में माइक्रो प्रोसेसर है क्या, कि ऐसी चीज जो इलेक्ट्रिकल भी हो, यानी कि ट्रांजिस्टर, रजिस्टर, वायर ये सब भी यूज हुआ हो, प्रोग्रामेबल भी हो, प्रोग्रामर ने कोडिंग भी किया हो, उसने कोडिंग पहले से इंप्लीमेंट भी किया हो। और किसका कोडिंग, सीपीयू के फंक्शन का। क्या है सीपीयू के फंक्शन, फेच, डिकोड, स्टोर, यही सब, यही है माइक्रो प्रोसेसर। तो आई होप आप बेसिक डेफिनेशन आप समझ गए होंगे। इंटरफेसिंग क्या होता है, असल में कंप्यूटर, पूरे कंप्यूटर सिस्टम में बहुत सारे डिवाइसेस होते हैं, ठीक है। कुछ इनपुट डिवाइसेस होते हैं, कुछ आउटपुट डिवाइसेस होते हैं, सीपीयू होता है, और सीपीयू के अंदर जो है माइक्रो प्रोसेसर होता है। इसकी स्पीड कुछ और है, ये किसी और वोल्टेज पे काम कर रहा है। इसकी स्पीड कुछ और है, ये किसी और वोल्टेज पे काम कर रहा है। इसमें डेटा किसी और फॉर्म में आ रहा है, इसमें डेटा किसी और फॉर्म में आ रहा है। लेकिन इन सबको हैंडल करने वाला जो माइक्रो प्रोसेसर है, वो बेचारा अकेले, अकेले ही सबको संभाल रहा है।
तकलीफ में आ जाता है, कोई तो हो इसकी मदद करने के लिए, इसका फरिश्ता बनता है इंटरफेस। तो जो अलग-अलग वोल्ट, अलग-अलग स्पीड, अलग-अलग डेटा फॉर्मेट में ये लोग आते हैं उससे मिलने, उससे बात करने, ये बीच में बंदा खड़ा होता है, ठीक है? अगर ये ज़्यादा स्पीड से आया, तो इधर स्पीड कम हो जाएगा, ये कम स्पीड से आया, इधर स्पीड थोड़ा बढ़ा देगा, ठीक है? इसका डेटा फॉर्मेट कुछ और है, इधर डेटा फॉर्मेट बदल जाएगा, उस फॉर्मेट में जिस फॉर्मेट में ये माइक्रो प्रोसेसर समझता है। समझ गए? सब अलग-अलग तरीके के बंदे हैं, ठीक है? मैं तो अकेला हूँ, सबसे बात नहीं कर सकता तो बीच में ट्रांसलेटर रख ले रहा हूँ, ऐसे ही मान लीजिए, ठीक है? तो ये कुल मिला के क्या करते हैं, माइक्रो प्रोसेसर और यूजर दोनों के बीच में कनेक्टर का काम करते हैं। समझ आया? माइक्रो प्रोसेसर का होता है, ठीक है, मदरबोर्ड में। अब हर चीज कहां से कनेक्ट होती है? मदरबोर्ड से। फिर हम डायरेक्टली मदरबोर्ड में जाके कुछ इंप्लीमेंट करते नहीं, ठीक है? तो हम डायरेक्टली इनपुट आउटपुट डिवाइसेस से इंटरेक्ट करते हैं। जिन डिवाइसेस से इंटरेक्ट करते हैं उनका स्पीड, डेटा फॉर्मेट, वोल्टेज डिफरेंट होता है। बीच में रेगुलेटर का काम करता है इंटरफेस, ठीक है? आइए देखते हैं। सबसे पहले तो ऐसा कुछ दिखता है माइक्रो प्रोसेसर। आप मदरबोर्ड वगैरह देखेंगे तो उसमें बहुत छोटा सा पार्ट रहता है, कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है? ये क्या होता है? कनेक्टर ऑफ एक्सटर्नल डिवाइसेस। उसके बाद ये क्या है? एक्सटर्नल डिवाइसेस का कनेक्टर। एक्सटर्नल डिवाइसेस का मतलब क्या होता है? मेमोरी, कीबोर्ड, डिस्प्ले, सेंसर, या ठीक है, जो भी है सब आपको पता ही है। क्यों कनेक्ट करना होता है? क्योंकि प्रोसेसर कैन नॉट कनेक्ट डायरेक्टली टू ऑल डिवाइसेस। सारे डिवाइसेस से डायरेक्ट कनेक्ट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि सबकी टाइमिंग अलग है, वोल्टेज अलग है, डेटा फॉर्मेट अलग है, तो बीच में बिचौलिए का काम करता है ये, ठीक है? तो यानी कि इस पूरे चैप्टर का मेन मकसद क्या है? इस जो माइक्रो प्रोसेसर को पढ़ने का मकसद क्या है? इसका मकसद बस इतना है कि कंप्यूटर अंदर से कैसे काम करता है। बाहर से हमको हमने बटन प्रेस किया ये काम हो गया, हम बाहर से देखते हैं ये बटन प्रेस किया ये काम हो गया, लेकिन उसके बीच में क्या क्या हुआ, कैसे हुआ, ये जो पूरी प्रोसेस समझने समझने का काम होता है, ये हम माइक्रो प्रोसेसर में समझते हैं, ठीक है? अब हम इसका कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। इसमें हम बेसिकली जो सबसे फेमस एग्जांपल लेते हैं i3 579, ये चार माइक्रो प्रोसेसर का एग्जांपल से हम समझते हैं कि एक्चुअल में ये होता कैसे है और इसमें क्या क्या। इस वीडियो को देखने का एक फायदा और होगा कि आज के बाद आप लैपटॉप या कंप्यूटर खरीदने जाएंगे, आप बेहतर सेलेक्ट कर पाएंगे कि कौन सा लैपटॉप बेस्ट है, कौन सा कंप्यूटर बेस्ट है, या कोई भी अदर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट जहां भी माइक्रो प्रोसेसर होता है, बेहतर सेलेक्ट कर पाएंगे आप अपने प्राइस के अकॉर्डिंग, स्पीड के अकॉर्डिंग, जैसा आपको जरूरत है, ठीक है? क्योंकि आज यहाँ बहुत ही जबरदस्त तरीके से कंपैरिजन होगी कि कौन कितना बढ़िया होता है और किस बेस पे हम डिसाइड करते हैं कि कौन कितना बढ़िया है, ठीक है? सबसे पहला बेस आता है कोर। ये कोर क्या होता है? कोर का मतलब होता है इंडिपेंडेंट प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है? कंप्यूटर क्या होता है? मल्टी प्रोसेसिंग करता है, बहुत सारे प्रोसेस कर लेता है, ठीक है? ऐसा भी होता है कि एक प्रोसेस करने के लिए मल्टीपल डिवाइसेस लग गए, ठीक है? इंडिपेंडेंट प्रोसेस क्या होता है कि वो छोटी सी छोटी एक्टिविटी जो इंडिपेंडेंटली किया जा सके बिना किसी दूसरे डिवाइस पर डिपेंड हुए। इसको ऐसे मान लो, अगर नहीं समझ आ रहा है, मान लीजिए कि हमको 5 + 4 करना है, ठीक है? उसके बाद इसमें से 6 को माइनस करना है। अब इन दोनों को प्लस किए, उसमें से रिजल्ट, उसमें जो रिजल्ट है उसमें से 6 को माइनस किए। पहले स्टेप में क्या होगा? 5 + 4 होगा, ठीक है? इसके लिए अलग सर्किट बनाना पड़ेगा एडर का, ठीक है? उसके बाद जो ये रिजल्ट आएगा उसमें से 6 को माइनस करेंगे, फिर अलग सर्किट यूज होगा सबट्रैक्टर का, ठीक है? यानी कि ये वाला इसके रिजल्ट पे डिपेंड कर रहा है। तो इंडिपेंडेंट कौन हुआ? देखो इसमें ये वाला इंडिपेंडेंट है, लेकिन ये डिपेंडेंट है, राइट? ये इसके रिजल्ट पे डिपेंड कर रहा है तो इंडिपेंडेंट है। तो यानी कि हर वो छोटे से छोटा प्रोसेसिंग यूनिट जो बिना किसी दूसरे यूनिट पे डिपेंड किए कोई भी ऑपरेशन को एग्जीक्यूट कर जाए उसको बोलते हैं इंडिपेंडेंट यूनिट। कौन सा इंडिपेंडेंट यूनिट? इंडिपेंडेंट प्रोसेस प्रोसेस यूनिट, ठीक है? तो ये जितने ज्यादा होगा, कोर जितना ही ज्यादा होगा, उतने ज्यादा इंस्ट्रक्शंस एक साथ काम करेंगे, ठीक है?
मान लीजिए कि एक ही कोर है, तो एक टाइम पे एक ही ऑपरेशन होगा। अगर 10 कोर हैं, तो 10 ऑपरेशन एक साथ होगा। कैसे एक साथ होगा? क्योंकि सब अपने अपने टाइम पे एक साथ ही काम कर रहे होंगे, ठीक है। 20 अगर कोर हुआ तो एक साथ 20 ऑपरेशन होगा। तो यानी कि अगर मान लो हमको टोटल 100 ऑपरेशन करना है, या मान लो एक ऑपरेशन में 1 नैनो सेकंड लग रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे लगेगा 1 नैनो सेकंड, ठीक है, सॉरी 100 नैनो सेकंड लगेगा, ठीक है। यहाँ पे कितना लगेगा? 10 ऑपरेशन एक साथ हो रहे हैं, यानी कि 1 नैनो सेकंड में 10 ऑपरेशन हो रहे हैं, तो यहाँ पे केवल 10 नैनो सेकंड लगेगा। 20 रहेगा तो केवल 5 नैनो सेकंड लगेगा। तो यानी टाइम कम हुआ ना, स्पीड बढ़ा ना, कम टाइम में ज्यादा ऑपरेशन हो रहे हैं। तो यानी कि कोर जितने ज्यादा होंगे, माइक्रो प्रोसेसर का स्पीड उतना ही ज्यादा होगा। आप कभी भी लैपटॉप खरीदने जाए तो आप ये जरूर पूछिए कि इसमें कोर कितने हैं, ठीक है। आप बेहतर स्पीड वाला कंप्यूटर सेलेक्ट करवाएंगे। अगला है थ्रेड। कुछ नहीं है, वर्ड से नहीं डरना। ये जो कोर है, ये हार्डवेयर पार्ट है, ठीक है। वो कौन हार्डवेयर के केस में सबसे इंडिपेंडेंट प्रोसेसिंग यूनिट। थर्ड क्या है? सॉफ्टवेयर पार्ट। इतना सही डिफरेंस है, ठीक है। तो ये वर्चुअल मल्टीपल सब कोर ऑफ एक्चुअल कोर, वही एक्चुअल कोर प्रोग्रामिंग के थ्रू मल्टीपल डिवाइड कर दिए, बस सॉफ्टवेयर पार्ट। थ्रेड भी जितना ही ज्यादा होगा, मल्टी थ्रेडिंग उतनी ज्यादा होगा, मल्टीटास्किंग उतनी ज्यादा होगा। अगला है क्लॉक स्पीड। ये क्लॉक स्पीड क्या भैया? ये क्या वाला है? या ये नॉर्मली जो इंस्ट्रक्शन साइकिल होता है, कोई भी ऑपरेशन होता है तो क्या होता है? सबसे पहले होता है फेच, उसके बाद होता है डिकोड, उसके बाद होता है एग्जीक्यूट। ये एग्जीक्यूट जैसे हुआ, एक साइकिल कंप्लीट, फिर अगला ऑपरेशन आ जाएगा, अगला ऑपरेशन आ जाएगा, फिर होगा फेच, फिर होगा डिकोड, फिर होगा एग्जीक्यूट। तो दूसरा ऑपरेशन खत्म, तीसरा स्टार्ट होगा, फिर क्या होगा? तीसरे ऑपरेशन का फेच, डिकोड। तो ये एक साइकिल हुआ, दो साइकिल हुआ, तीन साइकिल हुआ। क्लॉक स्पीड क्या होता है? एक सेकंड में टोटल हाउ मेनी साइकिल, ठीक है, यही होता है स्पीड। यानी कि सिर्फ एक सेकंड में कितने साइकिल कंप्लीट हुए, ये होता है उसकी क्लॉक स्पीड, ठीक है। तो क्लॉक स्पीड जितने ज्यादा होगी, उतने ज्यादा ऑपरेशन कम टाइम में हो पाएंगे, ठीक है। इंस्ट्रक्शन साइकिल पर सेकंड, ठीक है। तो हायर क्लॉक स्पीड, जितने ज्यादा क्लॉक स्पीड जितनी ज्यादा होगा, उतना ही कम हैंग करेगा सिस्टम, और स्पीड उतने फास्ट होगा, ठीक है। अगला है कैश मेमोरी। कैश मेमोरी क्या होता है? कैश मेमोरी, मान लीजिए कि जो एक्चुअल मेमोरी है वो बहुत बड़ी मेमोरी है, और उसमें बहुत सारे डेटा हैं। और जब बहुत सारे डेटा हैं तो फिर बहुत सारे एड्रेसेस भी हैं। तो बहुत सारे एड्रेसेस हैं, तो एक डेटा हमको खोजने के लिए यहाँ खोजेगा, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो मान लीजिए कि 10 यहाँ पे स्टोर है, हमने 10 को फेच कर लिया, पता चला 10 को जरूरत हमें बार बार पड़ रही, बार बार जाएगा, फिर वन बाई वन खोज के लाएगा। तीसरी बार जरूरत पड़े, फिर जाएगा वन बाई वन ऐसे खोज के लाएगा, फिर ये बेवकूफी नहीं हो गई? तो शॉर्टकट क्या अपनाते हैं? एक काम करते हैं, एक छोटा सा मेमोरी यूज करते हैं, पेन को लाके यहीं स्टोर कर लेते हैं, अगली बार जरूरत पड़ेगी यहीं से बुला लेते हैं। यही होता है कैश मेमोरी। ये वो शॉर्टेस्ट मेमोरी जो कंप्यूटर की ज्यादा, मतलब सीपीयू या माइक्रो प्रोसेसर की ज्यादा क्लोज होता है। डायरेक्ट मेमोरी में जाने के बजाय, मेमोरी में एक एक एड्रेस को वन बाई वन चेक करने के बजाय, सीधा कैश मेमोरी से ही डेटा उठा लेने का, ठीक है। तो ये होता है कैश मेमोरी। स्टोर्स फ्रीक्वेंट एक्शन, वही बात हुई। कैश मेमोरी जितना ही बड़ा होगा, उतना ही फ्रीक्वेंट एक्शन स्टोर करेगा, ठीक है, समझ आया। अगला है टर्बो बूस्ट टेक्नोलॉजी। ये बहुत बेहतरीन चीज है। आप लैपटॉप कंप्यूटर खरीदने जाना, ये जरूर पूछिए, ठीक है। टर्बो बूस्ट टेक्नोलॉजी ये होता है, मान लीजिए कि अभी जो है 1 मिलियन साइकिल पर सेकंड में हमारा सारा काम हो जाता है। मान लो हमारे कंप्यूटर की स्पीड ऐसा है कि एक सेकंड में 1 मिलियन साइकिल कंप्लीट हो, साइकिल वही फेच डी कोड एग्जीक्यूट, ठीक है। एक सेकंड में 1 मिलियन बार साइकिल कंप्लीट हो। आप सोचेंगे यार ये तो बहुत फास्ट है, लेकिन टर्बो बूस्ट टेक्नोलॉजी क्या होता है? मान लो हमको जरूरत पड़ी 2 मिलियन पर सेकंड, ठीक है। आप कई सारे सॉफ्टवेयर डाउनलोड किए, अब आपको स्पीड की ज्यादा जरूरत है, तो टर्बो बूस्ट टेक्नोलॉजी खुद ही इसकी स्पीड बढ़ा देगा।
ये होता है टर्बो बूस्ट टेक्नोलॉजी का फायदा। आप इसके बारे में जरूर पूछा कीजिए जब भी आप खरीदने जाइए लैपटॉप कंप्यूटर, ठीक है। तो ये क्या होता है, क्लॉक स्पीड एडजस्टर, स्पीड को एडजस्ट करता है, कम या ज्यादा करता है, ठीक है। तो इंक्रीजेस द क्लॉक स्पीड व्हेन नीड, वही वही बात है। अब इस चारों में कंपैरिजन करते हैं कौन बेस्ट होता है, ठीक है। कोर किस में ज्यादा होता है, थ्रेड किस में ज्यादा है, क्लॉक स्पीड किसका बढ़िया होता है, i3 आई चारों का देखते हैं। i3 में 2 से 4 कोर होते हैं, यानी कि एक टाइम पे कितने प्रोसेसिंग यूनिट है इंडिपेंडेंट, 2 से लेकर के 4। यानी अगर आप i3 प्रोसेसर खरीद रहे हैं, आप 4 वाला ही सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, क्योंकि इसमें 2 भी होता है, 3 भी होता है, 4 भी होता है। ऐसे i5 ले रहे हैं तो 4 से 6, 6 वाला सेलेक्ट करिए। i7 में 6 से 8, i9 में 8 से 24। और बात करें थ्रेड की, तो थ्रेड होता है i3 में 4, i5 में 6 से 12, i7 में 8 से 16 और i9 में 16 से 32। क्लॉक स्पीड की बात करें, 2 से लेकर के 3.5 गीगा हर्ट्ज। ये गीगा हर्ट्ज क्या है, वर्ड से घबराना नहीं है, सब कुछ पता चलेगा। गीगा हर्ट्ज का मतलब होता है 1 बिलियन साइकिल पर सेकेंड। 1 बिलियन साइकिल 1 सेकंड में, यानी कि डेटा पहले फेच करना, वो 0 1 में आया, 0 1 को फिर डी कोड करना, फिर समझ गया कि वो 0 1 का मतलब क्या है, फिर उसको एग्जीक्यूट कर देना, ये हुआ 1 साइकिल। यही चीज 1 बिलियन बार कंप्लीट हो सिर्फ 1 सेकंड के अंदर, ये होता है गीगा। आप तो कहेंगे आई तो बहुत फास्ट है, अरे पिक्चर तो अभी बाकी है, अभी बाकियों की एंट्री हुई कहाँ है। i5, अच्छा, 1 गीगाहर्ट्ज का मतलब भी पीपीटी में दिया गया है कि 1 बिलियन साइकिल पर सेकंड, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ 2.5 से लेके 4.0 गीगाहर्ट्ज, यहाँ मैक्सिमम 4 वाला ही सेलेक्ट कीजिए अगर आपको i5 लेना है, क्योंकि यहाँ पे 2.5 भी आता है, उसके बीच में भी आता है, आप 4 वाला सेलेक्ट कीजिए। i7 2.8 से 4.7, i9 3.5 से 5.3 गीगाहर्ट्ज तक आता है, तो आप मैक्सिमम वाला ही सेलेक्ट कर दीजिए। कैश मेमोरी की बात करें तो 3 से 6 MB आता है, वहीं i5 में 6 से 9 MB, और i7 में 8 से 12 MB, और i9 में 26 30 MB। तो बात करें टर्बो बूस्ट टेक्नोलॉजी, तो i3 में होती ही नहीं है, मतलब कि अगर हमको मैक्सिमम स्पीड की जरूरत है तो स्पीड बढ़ेगा ही नहीं, जो बस दे दिया बस वही स्पीड है। अगला बात करें, i5 में होता है टर्बो बूस्ट टेक्नोलॉजी, i7 में भी होता है, i9 में भी होता है। तो आशा करता हूं आप समझ गए होंगे कि बेस्ट लैपटॉप कैसे खरीदें और माइक्रो प्रोसेसर एक्चुअल में होता क्या है। थैंक यू।